नमस्कार दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल्स एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल कैसे एग्जिट पोल हैं जिस पर एनडीए के नेताओं को खुद भरोसा नहीं है। खबर ये आ रही है कि एग्जिट पोल्स की पोल खुलने के बाद अब एनडीए के तमाम नेताओं में हलचल मच गई है और सबसे बड़ी जो हलचल मची है वो पटना में मची है, क्योंकि खबरें ये है कि नीतीश कुमार के बहुत खास लालू यादव से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। यानी कि 14 तारीख से पहले ही जोड़ तोड़ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ केपी मलिक सर है, हमारे साथ सरोज सर है, भरत जी है, महिमा है और भी तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। केपी मलिक सर, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। भैया, बिहार में क्या होने जा रहा है? एग्जिट पोल तो बम बम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन ना तो गोदी मीडिया को भरोसा है, नहीं एनडीए के नेताओं को भरोसा है। इधर जोड़ तोड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है, क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं सर? क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, इन्हीं एग्जिट पोल ने तो कांग्रेस के लड्डू बंटवा दिए थे हरियाणा में, आपको याद होगा। ये एग्जिट पोल कहीं कुछ भी करा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लोगों ने इन पे विश्वास करना बंद कर दिया। बिहार से यहाँ सरोज जी बैठे हैं जो ग्राउंड की मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं जी। बिहार में जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो बिल्कुल उलट है। बिहार में अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तेजस्वी की, और हम लोगों ने भी जितने लोगों से बात की है वहां पे, सबका कहना यह है कि पोलिंग बूथ पे 4:30, 5 बजे, 6 बजे तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं और एग्जिट पोल ने बताना शुरू कर दिया अब तक तो वोटिंग भी नहीं हुआ। एकाएक कैसे एग्जिट पोल कहां से लेके आ गए? और कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 200 के ऊपर या 200 के आसपास भी सीटें दे रहे हैं। कहां से हो जाएगा इतना? 243 ही दे दो फिर तो। देखिए बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 50 से आसपास, 50 से नीचे ही समझ लीजिए, इस तरह की जो अगर हम विश्लेषण करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ग्राउंड पे बात करते हैं, तो ये सिचुएशन नजर आती है। 50 से नीचे? और नीतीश कुमार की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी का पिछले 2-3 दिन में, इलेक्शन से पहले मतलब 2-3 दिन में अंत में एक माहौल बना और नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही अलग हो गए और उन्होंने अपने हथियार उठाए पुराने सब, जैसे गांडीव वगैरह रख दिया था उन्होंने, फिर गांडीव उठा लिया, तो उससे वो असर हुआ कि नीतीश कुमार जी के लोग एक्टिव हो गए। उन्होंने अपनी सरकारी मशीनरी को एक्टिव किया, उन्होंने चीजों को देखना करना शुरू किया और उनके साथ जो छुपे हुए लोग थे उनको दूर करना शुरू किया। ये तो बात हुई वोटिंग तक के। वोटिंग के बाद जो 2 दिन से चीजें चल रही हैं वहां पे, कल एकाएक वो लल्लन सिंह के घर पहुंच गए। तो ऐसा तो था नहीं कि लल्लन सिंह से उनको मिले हुए कई साल बीत गए थे, बहुत जरूरी लक्ष्मण राम की जोड़ी को गले मिलना था। वो जाके चेतावनी दे आए उनको। और कविता तो मैंने बताई थी आपको पहले प्रोग्राम में, आपने पढ़ी भी थी जो हमने किया है, कि आप तो मेरे राज दुलारे थे, प्यारे थे, और मैंने तो आपके लिए सपने संवारे थे, फिर आप क्यों चले गए? ऐसा क्या हो गया? तो अब आप ये सोचिए कि बुरे दिन लल्लन सिंह के भी आने वाले हैं। संजय झा के बुरे दिन आ गए हैं, जो उनकी क्लोज मीटिंग चल रही है उसमें संजय झा को पूछ ही नहीं रहे। तो मैं एक मोटा मोटी जो रफली आइडिया आपको दिया था कि तीर लालटेन को जलाने वाला है। इधर से नीतीश कुमार तीर छोड़ेंगे और उधर लालटेन जल जाएगी। अच्छा। क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप देखते हैं, ग्राउंड पे तस्वीर कुछ और है। ग्राउंड पे 11 साल की जो एंटी कॉम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की है और वो दिखाई दे रही है। कोई भी युवा सरकारी नौकरी मांगता है तो लाठी मिलती है, परीक्षा की बात करता है तो परीक्षाएं रद्द हो जाती, तो परीक्षा दोबारा करने की बात करता है तो लाठी मिलती है। और तेजस्वी यादव का जो 1-1.5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उसने करके दिखाया है और युवाओं को एक आशा दिखी है उसमें कहीं ना कहीं। और हैरानी होगी आपको, मैं पहले भी कह चुका हूं कि तेजस्वी यादव को दलितों का, पिछड़ों का, यादवों का ही नहीं, इस बार जो स्वर्ण बच्चे हैं उनका भी काफी तादाद में वोट मिलेगा, ये आपको दिख जाएगा। और भले आप महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे के आपने उनको जो है भरमाने का काम किया हो, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं, भले ही उन्होंने पैसे भी ले लिए हो लेकिन वोट भाजपा को उन्होंने नहीं दिया है। तो इस तरह के जो लोग हैं, इससे क्या चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो एग्जिट पोल कह दें और एग्जिट पोल ने कह दिया और सब कुछ हो गया, इसको नहीं मान लेना चाहिए।
इसलिए हमें 14 तारीख के सुबह का इंतजार करना चाहिए, जो दोपहर तक आंकड़े साफ हो तेजस्वी जाएंगे और यादव ने हमको तो फिर कह नीतीश दिया है दिखेगा। केपी मलिक सर कि हम सरकार बना रहे हैं और 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। सरोज सर, आपके पास तो तमाम जमीनी हाल हैं, हाल खबर आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप तो बिहार में ही हैं। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल तो बिल्कुल वही वाला हाल है कि ऊपर से लिखकर भेज दिया गया, कौआ कान ले गया और सब कह रहे हैं हाँ हाँ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, लेकिन असल में जो हाल है वो तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। आप कितना सही समझते हैं एग्जिट पोल्स को? देखिए, हम तो जो समझ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के इशारे को भी समझिए। अच्छा। आज जब वो गए थे दरगाह में और वहां गुरुद्वारे हाँ। में, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एग्जिट पोल पर आपकी क्या रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा प्रज्ञा जी, जी जी। चुप्पी साध लिया उन्होंने एग्जिट पोल पर, जिनके फेवर में देश भर के चैनल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उस एग्जिट पोल पर नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन। आपने अभी शुरुआत में कहा कि बड़ी बड़ी बैठकें, गुप्त बैठकें शुरू हो गई है पटना में। जी जी हाँ, यही वाला वीडियो है। तो बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हुई है सरकार बनाने को लेकर। प्रज्ञा जी, हम लोग को थोड़ा सा 2020 में चलना चाहिए, जब वहां नतीजे आए और 43 सीटों पर नीतीश कुमार पैक हो गए, तो बीजेपी के नेताओं ने बाद में इस रूप में प्रेजेंट किया चीजों को कि उन्होंने नीतीश कुमार पर एहसान किया कि प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि आप सीएम बन जाइए, अमित शाह ने रिक्वेस्ट किया कि आप सीएम बन जाइए। तो ये जो व्यंग्यात्मक जो भाषा है बीजेपी की थी, वो चुभती रही थी नीतीश कुमार के दिल में। अनौपचारिक बातचीत में भी वो जिक्र करते थे, हम लोग के साथ जब बैठते थे तो कहीं ना कहीं उनका वो दर्द छलकता था कि इस तरह की बात बीजेपी के लोग करते हैं कि आप बन जाइए, कम है लेकिन आप बन जाइए, मतलब लगता है कि कोई एहसान हम पर जता दिया गया। तो 25 के जो इंडिकेशन है, सीट आने का जो इंडिकेशन है, उसको नीतीश कुमार ने उसको दूसरे रूप में लिया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब से एग्जिट पोल आए हैं उससे पहले से ही नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है। और कहिए कि अब पटना में तो ये कहा जा रहा है, बड़े शायर की लाइनें हैं, लगता है कि नीतीश कुमार ने उसको आप साथ कर दिया कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखिए, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखिए, जहां दरिया समुद्र से मिला वो दरिया नहीं रह जाता। तो लगता है कि नीतीश कुमार अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, भाजपा के साथ उस समुद्र में मिलने वाली स्थिति इस बार नहीं है। नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा आ रही है, नो डाउट। जो कहे एग्जिट पोल, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार की सीटें घट रही है, बढ़ रही है। तेजस्वी यादव अपने पुराने सीट को मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 सीट प्लस हो जाए, 1-2 सीट माइनस हो जाए, लेकिन 70 प्लस वाला जो आंकड़ा है वो आरजेडी को आ रहा है। और आज तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र सर ने अभी किया, उसमें जो तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है कि उस लड़के ने किस अंदाज से अपनी बातों को उन्होंने रखा। और जितना कल के जो आया है एग्जिट पोल, उसके बाद जो दबाव था आरजेडी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं में, उससे उसको बाहर निकाला तेजस्वी यादव ने। और अधिकारियों को भी एक चेतावनी तो सब लोगों ने सुना ही सुना। तो एग्जिट पोल को, जैसा आपने कहा कि वो टाइटा फिश हो गया, वो फर्जी निकल गया, कौवा कान वाली बात हो गई, उस पर तो अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। इसीलिए बंद कमरे की बैठकें शुरू हुई है। कुछ ऐसे नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपने 2 नेताओं का जिक्र किया, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, बहुत सारे नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्लान बी तैयार हो रहा है। जी, प्लान बी क्या हो सकता है सर? प्लान बी देखिए, तेजस्वी यादव भी प्लान बी में है और नीतीश कुमार भी प्लान बी में है। अच्छा, कि वो क्या कर सकते हैं, नंबर क्या आता है, नंबर क्या आता है। नंबर अगर समुद्र में मिलने वाला अगर नहीं आया और अच्छी स्थिति में रहे ये नीतीश कुमार, तो वो अपना फैसला लेंगे। वो जो 5 साल की पीड़ा अपने दिल में वो दबाए हुए थे, उस पीड़ा से वो निकलने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। देखिए ना, 29 के चुनाव में
न 30 के चुनाव में नीतीश कुमार के प्लान भी तैयार कर सकते हैं, हो सकता है। बात इसी लाइन पे हो रही है कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो लगे कि समाजवादियों की सरकार है, ऐसा ना लगे कि वो एक प्लांटेड सरकार है, सीबीआई की सरकार है, ईडी की सरकार है या कोई थोपी हुई सरकार है। तो नीतीश कुमार, जैसा हम अभी बोल रहे थे प्रज्ञा जी, की 29 के चुनाव में, 30 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये उनका अंतिम चुनाव है। उनके सामने एक ही टारगेट अब है कि अपनी पार्टी को वो बरकरार रखें, अपने पार्टी को वो मजबूत रखें, और कहीं ना कहीं ये डर, ये आशंका हमेशा रही चुनाव से पहले नीतीश कुमार को कि बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ रही है, उनके सांसदों को तोड़ रही है, उनके सरकार को डिस्टर्ब कर रही है, और उनके किसी बात को तो वो खैर मानती ही नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं के एक समाधान की निकालने की कोशिश प्लान बी में नीतीश कुमार कर सकते हैं। नंबर आने दीजिए, खेल शुरू है 14 से पहले, और ये खेल का जो क्लाइमैक्स है वो 14 के नतीजे के बाद शाम में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शाम तक आपको उसकी झांकी प्रज्ञा जी मिलनी शुरू हो जाएगी, मिल जाएगी। और बाप रे, बहुत बड़ी बात कह दी भरत जी। ये देखिए, जब से एग्जिट पोल आया तब से एनडीए के जो कुछ तमाम नेता हैं वो खुशियों को मनाने लग गए। खुशियों का माहौल भाजपा कार्यालयों में तो दिख ही रहा है, और एनडीए के नेताओं के घर देखिए, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब बनना शुरू हो गए हैं। देखिए, कहीं काला जाम, कहीं सफेद रसगुल्ला, पूरा जी हाँ, ये मोकामा की देखिए। तस्वीर है शायद। हाँ, ये मोकामा की आनंद तस्वीर है, आनंद सिंह के घर की है। ये आनंद सिंह के यहाँ बन रहा है, ये आनंद सिंह के यहाँ बन रहा है। आनंद सिंह तो क्या बन रहा है। और खबर ये भी है कि पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 501 किलो लड्डू जो है वो आज सुबह सुबह ऑर्डर दे दिया गया है। नहीं तो ये ऑर्डर दे दिया बताइए गया है। भरत जी, हलवाई भी आ गया है, प्रज्ञा जी बना रहा है, और तमाम सारी रिपोर्ट्स भी, तमाम सारे विजुअल भी उसके आए हैं तो कि हलवाई आ महागठबंधन के गया है। नेताओं ने कुछ ऑर्डर किया है कि डेरा डाले हुए हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर अभी तक मिठाई उठाई हाँ का? प्रज्ञा जी, हलवाइयों को ऑर्डर दिया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, लड्डू बन भी चुके हैं, परात में बहुत सारे सजाए भी जा चुके हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ में जो है 14 नवंबर के लिए लड्डू 501 किलो तैयार किए जा चुके हैं। ये सब खबरें छपवाई जा रही हैं, और ये सब खबरें तेजस्वी यादव से पूछा गया तो इसलिए उन्होंने बताया ताकि अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा रहे, दबाव में रहे अधिकारी, इस दबाव में ना रहे, स्वच्छंद ना हो जाए कि अरे तो सरकार बदल रही है तो आप फिर आपके दबाव में रहने का मतलब क्या, क्योंकि अब तो सलाम उधर बजाना है तो आपकी मानने का मतलब क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अधिकारी दबाव में रहे, इसलिए चारों तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा उड़ना मत, हम ही रहे हैं, हम ही आएंगे और हमारा ही कहना मानो। ये एक बात हो गई प्रज्ञा जी। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हैं, और इन 36 मंत्रियों में से 28 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बिहार के चुनाव में। और इन 28 मंत्रियों में तमाम ऐसे मंत्री हैं प्रज्ञा जी, एग्जिट पोल तो अलग बात है कि सच है झूठ है, लेकिन हालत ग्राउंड पर क्या है वो ये है कि इन 28 मंत्रियों में तकरीबन 8 से 9 मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। और जिन मंत्रियों की बिल्कुल साख दांव पर लगी है, लगे दम पर हैं, लोग ये कहने लग गए हैं कि ये निकल नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, उनमें से नंबर 1 नाम विजय सिन्हा का आता है प्रज्ञा जी। विजय सिन्हा लखीसराय से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ जब वो चुनाव में थे तो कुछ बवाल वगैरह भी हुआ था, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलवा दूंगा, और अपने बॉडीगार्ड को कहा बंदूक रखे काहे हो, गोबर मार रहा है, तुम गोली मार दो, ये सब चीजें उन्होंने की। उसके बाद वहां बहुत गुस्सा ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। ये अमरेश अनीस जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और पिछली बार भी यही लड़े थे और कड़ी टक्कर दी थी, और पिछली बार भी लबे दम मामला था। और इस बार ये कहा जा रहा है विजय सिन्हा टिकेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया नहीं और जनता नाराज परेशान है। ये तो डिप्टी सीएम की बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के। सम्राट चौधरी है दूसरे डिप्टी सीएम, और ये तारापुर से प्रज्ञा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर इनके पिताजी की विरासत वाली सीट है, पिताजी 6 बार से यहाँ से रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो बड़ा कंफर्ट जोन यहाँ पर है। लेकिन इनके कंफर्ट जोन होने के बावजूद ये सीट हिलती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी सर्वे में, जितने भी एग्जिट पोल लोगों ने किए, सरकारी एग्जिट पोलों की बात नहीं कर रहा प्रज्ञा जी, जो लोगों ने एग्जिट पोल किए हैं और जो इस चुनाव को माइन्यूट से लेवल से देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी के सामने जो अरुण साह है,
तो अरुण साहा इनको बहुत कड़ी और भयंकर टक्कर दे रहे हैं। इनके पिताजी की जो लेगेसी है 6 बार वाली विधायक वाली, उस लेगेसी को सम्राट चौधरी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पीके ने तमाम सारे आरोप लगा दिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो। इन सब में जो आरोप लगे उसके बाद से इनकी छवि भी धूमिल हुई और लोगों के बीच एक ऐसा संदेश गया कि सम्राट चौधरी इज अ नॉट परफेक्ट चॉइस। और इसके बाद एक और इनके मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों के नाम तो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं प्रज्ञा जी, इतने दिन बिहार घूमने के बाद। इनके एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं प्रज्ञा जी, वो चैनपुर एक इनकी विधानसभा सीट है, वहां से विधायक हैं। उनका नाम है जमा खान करके इनका नाम है। और इनकी सीट भी प्रज्ञा जी फंसी हुई बताई जा रही है, क्योंकि इनके बारे में कहते हैं कि ये खुद बीएसपी से थे और उसके बाद जेडीयू में आ गए, और उसके बाद अब बीएसपी से फिर वहां से धीरज कुमार सिंह खड़े हुए हैं और इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो एकलौते इनके मुस्लिम मंत्री ये भाई साहब भी चुनाव हार सकते हैं। अनंत सिंह जिनके यहाँ आपने दिखाया गुजिया पेड़ा मिठाई बर्फी बन रही है, इनके यहाँ दूसरे खेमे में भी इनके डबल लड्डू तैयार हो रहा है। सूरज भान सिंह के यहाँ इनके डबल हलवाई लगे हुए हैं, वो अपना हलवाई लगाए हुए हैं, कंपटीशन चल रहा है, और ये अपना हलवाई लगाए हुए हैं, कंपटीशन चल रहा है। तो ये कंपटीशन जीत का नहीं प्रज्ञा जी, ये कंपटीशन जो है हलवाई में भी कौन ज्यादा हलवाई लगाएगा और कौन ज्यादा बर्फी पेड़ा बना लेगा, ये उसका भी कंपटीशन प्रज्ञा जी आपकी मोकामा की सीट के ऊपर चल रहा है कि क्या है, मोकामा के लोगों का तो मुंह मीठा होना ही है, चाहे कोई खिलाए। हाँ नहीं प्रज्ञा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वहां की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि मतलब कंपटीशन का स्तर और हद ये है कि अगर उनके यहाँ पेड़ा बनना है तो मोहल्ले इलाके में और विधानसभा में ये संदेश जा रहा है कि अरे भैया देखो सूरज भान के यहाँ तो इतना लड्डू पेड़ा मिठाई बनना जीत रहा है, लग रहा है, तो लगता तो है कि जीतवा जाएगा। तो दूसरी तरफ भी बोला कि कितना हलवाई लगाया, बोला 5 हलवाई वहां लगाया, बोला 8 लगाओ, यहाँ 8 लगाओ, इधर बनाओ, ज्यादा बनाओ, ताकि संदेश ठीक। ये संदेश प्रज्ञा जी जो तेजस्वी यादव ने कहा, ये संदेश इसीलिए होते हैं ताकि जब मतगणना सेंटर पर थोड़ा ऊंच नीच हो, इधर उधर हो, तो फिर उसको मैनेज किया जा सके, ये दिखलाया जा सके कि गुरु एसडीएम साहब डीएम साहब ज्यादा उड़ो मत, हम ही रहे, जीत हम ही रहे। ये पहले से अधिकारियों के दिमाग में एक तरीके का केमिकल लोचा करने की कोशिश की जाती है कि ताकि दिमाग में सनद रहे, याद रहे कि आएंगे हम ही, और जब हम आ जाएंगे कुर्सी पर तो तुम तो यही डीएम एसडीएम रहोगे बाबू, आएंगे तो हम ही, और जब हम आ जाएंगे सही तो बात है, सही बात है। वोटिंग तो जनता करती है, उसके बाद का खेल तो सब अधिकारियों के हाथ में होता है। जी प्रज्ञा जी, तो ये करने की कोशिश जो है वो चल रही है, और इसीलिए ये एग्जिट पोल का मसला, मैंने एक और अर्थशास्त्री हमारे दोस्त हैं उनसे उन्होंने जी बिजनेस में काम करते हैं, हमने उनको फोन लगाया, हमने कहा भाई साहब ये एग्जिट पोल में ये हर बार ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब वो जी बिजनेस क्या है कि अलग तरीके से काम करता है। तो उन्होंने कहा देखिए फाइनेंशियल चीज भी कोई चीज होती है, क्योंकि जब एग्जिट पोल कोई चीज दिखाते हैं और हाइप करके दिखाते हैं और जो मौजूदा सरकार है उसको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो पैसे लगाने वाला वर्ग है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला वर्ग है, जैसे विधानसभा किसी राज्य का चुनाव है तो बहुत बड़े स्तर पर इसका फर्क नहीं पड़ता है, देश का होता है तो बहुत बड़े स्तर पर फर्क पड़ता है, लेकिन विधानसभा में भी उस राज्य से रिलेटेड बिजली, कोयला और ये सब जो कंपनियां उस राज्य में काम कर रही होती हैं या उस राज्य के लिए काम कर रही होती हैं, तो उनमें उनके शेयर्स में ऊपर नीचे, ये जो सट्टा आप जिसको हिंदी में कहते हैं, ऊपर नीचे बाजार ऊपर नीचे होता है, जिसका फायदा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बाजार को हिलाकर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे पत्रकार 5 साल इंतजार करता है कि चुनाव आएगा तो गांव गांव घूमेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, बड़ा अलग सा माहौल मिलेगा, और जो है चुनाव के बहाने इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, दिखाएंगे गांव कैसा होता, पहाड़ कैसा होता है, नई जगह। मैं बड़ी जमीनी बात कर रहा हूँ प्रज्ञा जी। और तो मेरे जी बिजनेस के उस साथी ने ये चीज बताई प्रज्ञा जी कि ये जो एग्जिट पोल है इसका आपके पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में क्या मतलब है वो आप जानिए, लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस की भाषा में ये जो एग्जिट पोल है ये नए तरीके का एक बिजनेस का मॉडल निकल कर आया है, जिसमें 2-3 दिन के लिए बिजनेस ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक समय था जब सेंसेक्स को दूसरी तरीके से ऊपर नीचे किया जाता था, लेकिन अब समय बदला है, अब और भी चीजें आ गई हैं। एक चीज और प्रज्ञा जी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने शुरुआत में एक बात कही, उससे मुझे भी एक बात याद आई। मैंने इस देश के लगभग 14 से 15 न्यूज चैनलों में काम किया है, 15, 16, 17 साल
काम किया है। और इस दौरान मैंने समझना चाहा कि भाई जितने चैनलों में मैं काम करके आया हूं, लगभग उन सारे चैनलों में प्रज्ञा जी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। मैंने अपने तमाम साथियों को जो अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं और डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर हैं, उनको मैंने फोन लगाया कि भाई साहब मुझे तो बता दो स्क्रीन पर क्या दिखा रहे हो, बतला क्या रहे हो, बताओ तो कि मतलब सही में इतना मतलब तूफान आ रहा है, रातों रात सब बदलता जा रहा है। तो हम लोग तो जो जमीन पर देख रहे हैं वो हम लोग मुंह से अपने चैनल के ऊपर कह रहे हैं, बता रहे हैं, हो क्या क्या भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अब जो लोग इतना बड़ा बड़ा प्रज्ञा जी सर्वे दे रहे हैं, शैलेश जी और बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि इन्होंने तो इस काम को और नजदीक से देखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सच में ये आ रहा है, तो उनका भी कहना है कि भैया जो आ रहा है, हमको जो बताया जा रहा है कि इसको स्क्रीन पर ऐसे ऐसे चलाना है, वैसे वैसे चला रहे हैं। भीतर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा हमको नहीं मालूम। मुझे लगा कि भाई इनको नहीं मालूम होगा, हो सकता है इनका इंटरेस्ट ना हो। मैंने 3-4-5 लोगों से अलग अलग चैनलों में पूछा कि क्या सच में ऐसा ही आ रहा है, तो कोई प्रज्ञा जी कोई एनीबडी कोई ये जवाब देने के लिए, ये बतलाने के लिए, दोस्ती में भी ये बतलाने के लिए मतलब तैयार नहीं है। उनको खुद नहीं मालूम है कि ये ठीक है कि ये बुरा है कि ये अच्छा है। उनको ये है कि आ गया है और हमारा काम है दिखाना, हमने दिखा दिया है। मीन्स कि कोई जुड़ाव नहीं है सर्वे से, या उसके सर्वे में क्या यूज करते हैं कि कितने लोगों में सर्वे किया या क्या किया। एक समय होता था, शैलेश जी ने कहा था कि एक समय होता था जब ये बतलाया जाता था कि देखो इतने लोगों में किया, ये किया, ऐसे किया और हमारे सर्वे की बुनियाद ये है, और फूटा ठोक कर कहते हैं कि हमने ऐसा किया। आज तो बस आंकड़ा लाए और टांग दिया। आप भी बहुत अच्छा सर्वे कर सकती है, 2 मिनट में चुटकी बजाइए स्क्रीन पे सर्वे, आपके जो अंक आए उसको 10 इधर 10 उधर करके लिख दीजिए। 130 से 140 के बीच फलाने और 120 से 111 के बीच ढिमकाने। आदर्श को आप दे दीजिए 0 से 8, 0 से 7, 0 से 3, 0 से 5, 0 से 1। आपसे कोई माइका लाल इस भारतवर्ष की धरती से उठकर पूछने के लिए आ जाए प्रज्ञा जी की ये सर्वे कैसे किया आपने, इसकी क्या जवाबदेही, क्या जिम्मेदारी। कोई जवाबदेही कोई जिम्मेदारी नहीं, बस है, आ गया है, लिख दिया है, मान लीजिए। अच्छा, शैलेश सर भी हमारे साथ है। भरत जी तो पोल खोल दिए बिल्कुल एग्जिट पोल्स की। अच्छा शैलेश सर, आपने भी तमाम न्यूज चैनल्स में काम किया है, आप तो हमारे लोग के बहुत सीनियर हैं, और दूसरा आप खुद बिहार के हैं, बिहार की राजनीति समझते हैं, नब्ज पकड़ चुके हैं, आपको तो बेहतर पता है। अच्छा, एक तरफ तो भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है एग्जिट पोल्स आने के बाद, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आकर कह देते हैं कि हम ये सब मानवे नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं मानते ये सब एग्जिट पोल, हम तो जीत रहे हैं, हम तो 18 तारीख को शपथ लेंगे। आपको क्या लग रहा है सर कि क्या होने जा रहा है? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जोड़ तोड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बड़े खास व्यक्ति लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या कह रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं? धन्यवाद प्रज्ञा जी। देखिए, एक बात तो ये है कि ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और अभी देख रहा था मैं, अभी शाम को चलते चलते देखा मैंने कि एक नया सर्वे आज ही आ रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% वोट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 12% वोट वो बता रहे हैं अन्य को, यानी AIM, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां जो दोनों गठबंधन में नहीं है वो, और 4% वो बता रहे हैं जन स्वराज पार्टी को। ना देखिए, होता क्या है कि वैसे तो 41% और 43% जो पिछले रिकॉर्ड है उसके आधार पर मैं 243 विधानसभाओं में के ऊपर रख दूं तो ये साफ साफ नतीजा निकल के आएगा कि 115 से सिर्फ 15 से 20 सीटें एनडीए को ज्यादा आ सकती हैं। यानी जो तो कल कुल मिलाकर के वो पिछला वाला नतीजा, यानी 110 के करीब महागठबंधन को मिला था और 125 एनडीए को मिला था, तो वहां आते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो 12 और 4 16% वोट ये कह रहे हैं कि दूसरों को जाएगा। अब ये वोट जो है इसका परसेंटेज में तो पूरे 243 सीटों के आधार पर निकाल लिया आपने, लेकिन ये वोट का बंटवारा कैसे होगा? मान लीजिए उसमें AIM का वोट लें तो वो सिर्फ 23 सीटों पर है, 23 सीटों पर। वहां पर अगर अब मैं इसको और साधारण करके बताऊं कि मान लीजिए कि एक पार्टी को एक
चुनाव क्षेत्र में 60,000 वोट मिलते हैं और दूसरे चुनाव क्षेत्र में 10,000 मिलते हैं। अब ये दोनों वोट जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कि ये 2 सीटों में एवरेज जो है वो 30,000 या 40,000 जो भी हुआ वो, यानी सिंपली एक जगह 60 मिला, एक जगह 10 मिला, तो 60 और 10 70 हो गए, और 2 सीटों को का एवरेज निकालना है तो आप एवरेज हो गया 35,000। लेकिन ये 35,000 नहीं है, जो 60,000 है वो जीत सकते हैं और जो 10,000 है वो हार सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 16% वोट का, वो कहाँ है? और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल नहीं है। उसी तरह से जो जन स्वराज की बात है, उनके वोट का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिवर्सल नहीं है। 243 सीटों पर ही हर जगह उनको 4% आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक सीट पर उनको 20% या 25% वोट आए और दूसरे सीट पर 1% आए या नहीं आए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रिजल्ट को बताएगा, और इसलिए इसके बेसिस पर अगर कोई रिजल्ट की भविष्यवाणी ये कर रहा है कि एनडीए को 130 से लेकर 150 के बीच, बल्कि कुछ लोग तो 200 के आसपास या 200 से ऊपर चले गए हैं, वो एक गलत विश्लेषण है निश्चित तौर पर। दूसरा जो यहाँ पर आता है कि 2% वोट की कमी से ही महागठबंधन इतना पीछे नहीं जा सकता। आगे पीछे का भी अगर मान लें कि ये जो इनके एग्जिट पोल है वो सही है, उसी में मैंने देखा कि अब ईमानदारी से वो दिखा रहे हैं तो उसमें देखा कि 40,000 के करीब का वोट जो सैंपल है वो 40,000 है। अब सोचिए कि जहां पर कि करीब 7 करोड़ 40 लाख वोटर है, ठीक है, उसमें से आपने 40,000 और 70% तक मतदान हुआ है, तो आप 65-70% मतदान, मतलब अगर 7 करोड़ 40 लाख में से निकालिए तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो 5 करोड़ में से 40,000 वोटर्स के सैंपल से आप ये नतीजा निकाल रहे हैं। दूसरा जो सैंपल साइज है उसको छोड़ दीजिए, वो उन्होंने खुद अनाउंस किया उस पर कि ये करीब 1200 बूथ का सैंपल है। 1200 बूथ, 1200 बूथ से उन्होंने 40,000 के सैंपल निकाले। हाँ। तो ये कहीं कुछ है ही नहीं। जो जिस तरह से आप देखें, अब वो है कि जैसे एक अच्छा पत्रकार जो है जब मतदान केंद्र पर लाइन देखता है, और उससे भी ज्यादा जो बाहर एजेंट बैठे हुए होते हैं उनके यहाँ जो भीड़ देखता है ना, तो कम से कम उस क्षेत्र के बारे में वो बता देता है, सही बताता है, अंदाजा लग जाता है कि किसके पक्ष में जा रहा है। मैंने भी कई बार किया है, जब मैं फील्ड में जाता था तो जाकर के सबसे पहले देखता था कि भाई ये जो कांग्रेस का बूथ है या बीजेपी का बूथ है या जिस जेडीयू का बूथ है या आरजेडी का बूथ है, तो उसमें किस पे ज्यादा लोग खड़े हैं, या बीएसपी का वोट है। तो आप जहां उसको देखते थे तो उससे आपको, क्योंकि जो वोटर होता है वो कोई कारण नहीं है, वो किसी भी बूथ से अपनी पर्ची ले सकता है, लेकिन वो जाता उसी बूथ पर है जिसको वोट देना चाहता है। वोट दे, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो इसलिए ये आंकड़े जो आ रहे हैं मुझे विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एक तो उन आंकड़ों को देख के लग रहा है कि कहीं एक केंद्रीय ऑफिस से बता दिया गया है कि भाई आपको 130 से 150 के बीच बोलना है एनडीए के लिए। तो कोई आप देखो 12 या 14 है, उसमें आधे जो है 133 सबका कैसे 133 ही आ गया भाई। 132 किसी का नहीं, 130 है, फिर 133 है भाई। किसी का 131 भी आना चाहिए था, किसी का 132 भी आना चाहिए था, किसी का 134 भी आना चाहिए था। 130, 133 और फिर उसके बाद थोड़ा वो बहुत अंतर, और वही आखिर में 148, 156। ये डेटा जो है, फिगर्स आप देखेंगे तो सीधे ये फिगर बताते हैं कि ये विश्वसनीय नहीं है। ये एक जगह से फीड कर दिया गया है और आप चला लो। अब फीड क्यों किया गया? कि लास्ट मिनट मैनिपुलेशन अगर संभव होगा तो करेंगे, हो जाएगा। बंगाल का आप जब ममता बनर्जी जीती थी तब का जो जितने एग्जिट पोल थे उनके रिजल्ट्स को देख लीजिए, उनको निकाल के एक बार सबके सामने रखिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। एक और मैं कहता हूं कि 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत हासिल की थी, उस समय जो एग्जिट पोल के रिजल्ट थे वो भी जरा सामने रख लीजिए। कितने लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे,
कितने लोग ममता बनर्जी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे थे। तो ये सब चीजें जो है ज्योतिषियों की तरह, वो जो एक हमारे यहाँ कहावत है, जाकी रही भावना जैसी। अच्छा, और उसके बाद जो चैनल्स हैं उसको अब पुरानी स्थिति नहीं है, चैनल को सरकार कंट्रोल करती है दो तरह से। एक तो बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं और उनका स्टेक इतना हाई होता है कि वो इन सब मुद्दों पे सरकार से उलझना ही नहीं चाहते। तो एक दूसरे, सरकार जो है हाईएस्ट एडवर्टाइजर है, सबसे ज्यादा पैसा चैनल्स को सरकार से, सरकारों से आता है। आप उठा के विज्ञापन अखबारों का, आप टेलीविजन पे अगर समझ में नहीं आता तो अखबारों को उठा के देख लीजिए, पन्ना दर पन्ना जो है वो दिल्ली में मैं देखता हूँ कि हरियाणा सरकार का विज्ञापन है या यहाँ क्या नाम है उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन है, तो मिलेगा कैसे? उसके बाद जो बाकी एडवर्टाइजर्स हैं उनके जरिए भी कंट्रोल करते हैं। तो इस पर विश्वास करने जैसी कोई स्थिति रही ही नहीं है। अब यह है कि रिजल्ट क्या आएगा। निश्चित तौर पर दो बड़े फैक्टर्स इस चुनाव में काम कर रहे थे, सब लोग पहले से ही कह रहे थे और उन्होंने किया भी है, बल्कि तीन मैं कहूंगा। एक, महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आई है। महिलाएं जो हैं वो नीतीश के प्रति उनकी सहानुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी जगह घूम करके हमने देखा, जो थोड़ी बहुत सहायता महिलाओं की गई है उसके बदले वो शुक्रगुजार है और वो उनकी बड़ी सहायता है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह भी दिखाई दिया कि अगर 100 महिलाएं इस काम के लिए नीतीश को पसंद कर रही हैं तो शायद 50 या 60 महिलाएं ही बीजेपी को पसंद कर। तो ये पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। दूसरा फैक्टर है यूथ। जो यूथ है वो बड़े पैमाने पर वोट डालने के लिए गया। यूथ बातचीत तो कम से कम दो लोगों की ही कर रहा था, एक तेजस्वी यादव और दूसरे प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को भी जो लोगों ने 4% वोट पे निपटा दिया है, मुझे लगता है कि 4% वोट, क्योंकि 240 सीटों पे वो लड़ रहे हैं, इतना आसान नहीं है 4% पर निपटाना, फिर भी देखते हैं। लेकिन और तीसरा जो है, इस बार दो तरह से, एक तो बीजेपी की जो सरकारें हैं उन्होंने बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन के जरिए जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे बिहार के लोग, उनको भेजा है। लेकिन देखिए, वो बीजेपी के टिकट से चले तो गए हैं, बीजेपी के ट्रेन से चले तो गए हैं, लेकिन वहां जाकर वो वोट बीजेपी को ही डालेंगे ये भी निश्चित नहीं है। और बहुत सारे जो छठ में आए थे या बहुत सारे जो है सिर्फ मतदान करने के लिए गए हैं, वो भी वहां है। जो बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हैं। नीतीश की सरकार के दौरान जब बेरोजगारों का प्रदर्शन हो रहा था, जब ये छात्रों का और ये परीक्षा देने वाले लोगों का प्रदर्शन हुआ, तो कैसे पुलिस ने लाठियों से उनको पीटा। कुछ तो जो वहां मौजूद थे और जिन्होंने देखा, जिन्होंने महसूस किया, वो और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनमें कुछ तो असर पड़ेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जितना सिंपल ढंग से आमने सामने रख करके ये लोग सोने की तस्वीर में रख के दे रहे हैं, वैसी स्थिति है। अच्छा, चलिए महिमा, आप भी तो ग्राउंड पर थी, आपने लोगों से पूछा कि एग्जिट पोल्स का क्या असर है लोगों पर, तो जरा बता दीजिए जल्दी से कि लोग इन एग्जिट पोल्स, आम लोग इन एग्जिट पोल्स को कितना सही और कितना गलत मान रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स की भी बात करेंगे, साथ ही जब वोट करने के लिए जो लोग गए थे तो उस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखी, हमारी तरफ से जो बातचीत हुई, यूथ जो है, यूथ से जब हम सवाल पूछते हैं तो वो एक ही जवाब देता है कि जिन लोगों ने यूथ पर लाठियां चलाई थी उनको हमने बूथ पर जाके जवाब दिया है। ये जवाब सामने से आता है, जो बताता है कि यूथ कितने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बदलाव चाहता था। एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल्स को लेकर भी जब लोगों से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि बिहार में तो आज तक कभी एग्जिट पोल सही हुआ ही नहीं। अरे बिहार छोड़ दीजिए, 2024 को ले लीजिए, 2024 में सभी लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे। एग्जिट पोल्स जो आए थे इसके बाद तो सबने देखा क्या होता है, बीजेपी कहां पर सिमट जाती है, एनडीए कहां पर सिमट जाता है, ये सबने देखा है। दूसरा एक और चीज जो बात भरत जी कह रहे थे फाइनेंस वाली, उस पर मैं वापस से ध्यान नहीं जाना चाहूंगी कि 2024 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उस वक्त मेरी शेयर मार्केट में रुचि कुछ ज्यादा आ गई थी तो मैं उस पर ध्यान देती थी। जिस दिन वो आया, जिस दिन वो एग्जिट पोल्स निकल कर आते हैं 2024 के, उसमें देखते हैं कि सारा पूरा शेयर मार्केट ग्रीन हरा हुआ पड़ा है। अगले दिन जैसे ही जो रिजल्ट आते हैं इसमें पता चलता है कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है, जो दिखाता है कि ये किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता था।
और यही चीज अभी मौजूदा वक्त में ग्राउंड पे भी देखने को मिल रही है। ग्राउंड पर बहुत बड़े बड़े नाम इस बार हारने वाले हैं। इसमें एक नाम जैसे कि भरत जी ने बताया, जो लखीसराय से डिप्टी सीएम है, उनका है, और साथ ही अनंत सिंह का भी है। अनंत सिंह को लेकर भी बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि अनंत सिंह इस बार चुनाव हारने वाले हैं। भले ही काला जामुन बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से अब सामने आ रहा है कि वो चुनाव हारेंगे। अब ये देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या निकल कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा केपी मलिक सर, देखिए बहुत बड़े बड़े चेहरों की साख दांव पर है और ऐसा दिख रहा है कि वो कुर्सी खोने वाले हैं, लेकिन यहाँ कुर्सी की चिंता नरेंद्र मोदी को भी है क्योंकि दिल्ली बचाना है, और दूसरा नीतीश कुमार को भी है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं सर, नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है, लालू उनके खास व्यक्ति की मुलाकात हो रही है लालू यादव जी से। अब अगर वो इस तरफ थोड़ा अपना सटना कोशिश करेंगे, लालू जी के करीब सटने की कोशिश करेंगे, तो उधर जो बैठे हैं दिल्ली के जो लोग हैं वो इनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? उनके भी तो, नीतीश के लोग भी तो दिल्ली वालों से सटे हुए हैं। अब प्रज्ञा जी आप ये देखिए कि अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या व्यवहार कर रही है, कहां कहां उनको बेइज्जत करने का काम नहीं किया, कहां कहां उनको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कितने अच्छे रिश्ते आज की डेट में अमित शाह और नीतीश कुमार के हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेंगे, नीतीश कुमार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, ये आप कैसे सोच सकते हैं? बात हम एग्जिट पोल की जो कर रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल है सब बताता हूँ, ये जो नीतीश किस काम के, नहीं वो भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो एग्जिट पोल पे तमाम लोगों ने बात की है, एग्जिट पोल जो है जी आज जो है केपी मलिक सर का, सरोज सर का और शैलेश सर का एग्जिट पोल भी जान लीजिएगा, नंबर्स। हाँ बिल्कुल। तो नहीं वो, अरे वो तो होगा भरत जी। पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात ये है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है एग्जिट पोल की, ये दिल्ली से लिख दी गई है और इसमें कोशिश की जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां बड़ा मार्जिन होगा वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जहां छोटा मोटा मार्जिन होता है 1000 का 2000 का 5, ये विधानसभा चुनाव है, यहाँ कई लोग 500 वोटों से भी जीतेंगे। आप ये देखिए कि 32 वोट से चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के चुनाव हारे, कोर्ट में घूम रहे हैं, वो 32 वोट से हराया गया उनको। तो ऐसी भी विधानसभा में गड़बड़ियां होती है, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये एग्जिट पोल किए गए हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शेयर मार्केट गिराने के लिए बिहार के एग्जिट पोल आ गए, इससे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी के हारने जीतने से, लेकिन ये जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए एग्जिट पोल में भी आया था और भाजपा यहाँ इतने बढ़ गई वो बढ़ गई, ये हेराफेरी करने के लिए एग्जिट पोल दिए गए हैं। ये तो एग्जिट पोल की बात रही। दूसरी जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली में क्या होगा और बिहार में क्या होगा, लगातार जब से इन्होंने इग्नोर किया है, आप देखेंगे जेडीयू की साइड अगर खोल के आप देखें, उनका ट्विटर देखें, वो दिन बता रहे थे 4 दिन बाद नीतीश कुमार की सरकार, 3 दिन बाद नीतीश कुमार की सरकार, काउंटिंग चल रही है उधर। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू यादव के टच में है और उनको ये दिख रहा है कि अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती हैं, मैं अपने बलबूते पे नहीं बना सकता हूं, तो लालू के साथ मिलके ही सरकार नीतीश कुमार बनाएंगे। नीतीश कुमार सीएम बनने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि मैं नहीं बन पा रहा हूं, तो वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और मैं कितने दिन पहले से आपको कह रहा हूं, महीनों पहले सर को थोड़ा सा अपडेट कर दे रहा है। आज जो जनता दल यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल पेज पर डाला है, 2 दिन बाद एनडीए की सरकार, वो फोटो बदल गया, पलट गया नीतीश कुमार। आज डाला उन्होंने कि 2 दिन बाद एनडीए की सरकार। सर नहीं, वो आज उन्होंने इसलिए डाल दिया होगा कि अब तो हथियार रख दिए साइड पे, अमित शाह ने और मोदी ने दोनों ने हथियार रख दिए हैं, तो खूंटी पर जब चीजें टंग गई हैं तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई आप ही सरकार बनाइए। बात यह है कि इनको जो याद आ रहा है अब नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी को, वो बिहार के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि पटना हिलेला तो दिल्ली भी हिलेला। फिर अगर पटना हिल गया तो दिल्ली कैसे हिलेगी, वो उसकी चिंता इनको है। इनको बिहार की चिंता नहीं है, इनको दिल्ली की चिंता होने लगी है। और आप ये देखिएगा, निश्चित तौर पर मैं आपको कहता हूं, जिस प्रकार से आप तेजस्वी का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी का आप हाव भाव देख रहे हैं, जिस शालीनता के साथ उसने चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के सामने अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मेरे को दिखाई दे रही है, वो जेडीयू है, और तेजस्वी यादव का जलवा आपको दिखाई देगा।
कैसे यूथ भूल सकता है लाठीचार्ज? शैलेश जी ने भी अभी कहा, बाकी लोग भी कहेंगे भाई आपके ऊपर लाठीचार्ज होता है कि अगर आप रोजगार मांगने जाते हैं, परीक्षा की बात करते हैं आपके ऊपर लाठीचार्ज होता है, और युवाओं को आप बेइज्जत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में जगह ही नहीं है इसलिए हम फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। 1 रुपया पर एकड़ देने के लिए आपके अडानी के जमीन है आपके पास, तो ये क्या यूथ समझता नहीं है इन सारी चीजों को? तो बिहार में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ये चाहे एग्जिट पोल हो और चाहे सेटिंग गेटिंग वाला मामला हो, चाहे लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, और चाहे अपने अफसरों का, जितना मोरल हाई आप कर लीजिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको, क्योंकि आपको तो मैं पहले प्रज्ञा बता चुका हूं, यहाँ पे शैलेश जी बैठे हैं और मैं तमाम लोगों को भी बताना चाहता हूं, मेरे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं दोनों, जो मैं बारीकी से उंगलियों पे बताता हूं आपको। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट और मेरठ की लोकसभा सीट, मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट का अंतर 33,000 का था और मेरठ की सीट का 4,500 5,000 था। वहां पे आपने सेटिंग कर ली मेरठ में, मुजफ्फरनगर में नहीं हो पाई। तो ये कोशिश करेंगे कुछ सीटों पे इस तरह का सेटिंग गेटिंग करके और प्रशासन को दबाव डाल के कुछ करके हो जाए, लेकिन जब पब्लिक एग्रेसिव रहती है बाहर और विपक्ष एग्रेसिव रहता, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये विपक्ष के लोगों का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल लाए गए। जी अच्छा सर, अब चलिए जल्दी से, क्योंकि अब समय भी हो चला है, तो मुझे अपना आकलन, अपना एग्जिट पोल बताइए बिहार में क्या हो रहा है, और मैं सभी से जानूंगी अब। प्रज्ञा जी, जो हम समझ पा रहे हैं बिहार के चुनाव को वोटिंग के बाद, वो ये है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हो रही है। उसकी संख्या 65 से 70 के बीच हो सकती है आरजेडी की। जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी होगी 55 से 60 सीटों के साथ, बीजेपी 40 से 45 सीटों के साथ, एलजेपी 3 से 5 सीटों के साथ, और कांग्रेस 15 से 20 सीटों के साथ। इस तरह के फिगर है। बाकी तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबका जिक्र करना संभव नहीं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है हमारे ख्याल से पहले नंबर पर आरजेडी है 65 से 70, जेडीयू 55 से 60, बीजेपी 40 से 45, वो 50 का आंकड़ा नहीं छुएगी, एलजेपी 3 से 5 सीट पे ही रहेगी। बाकी एक दो बाकी छोटी छोटी पार्टियां जिस तरह से रहे। मेरा आकलन यही है प्रज्ञा। अच्छा शैलेश सर, आपका क्या एग्जिट पोल है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत कांटे की लड़ाई है। इसमें जेडीयू की सीटें बढ़ेगी और बीजेपी की घट जाएंगी, और कुछ सीटें, नई सीटें जो है वो एलजेपी भी लेकर आएगी। और कुल मिलाकर के ये जो मुकाबला है ये बहुत कम, यानी 5 से 10 सीटों के बीच में दोनों गठबंधनों के बीच फैसला होगा। किसी एक को 10 ज्यादा और किसी एक को 10 कम। इससे ज्यादा कुछ पिछली बार जैसा ही, कुछ पिछली बार से भी थोड़ा कम मार्जिन होगा। ये जो पिछली बार में महागठबंधन जो 110 पे रह गया था, मुझे लगता है कि ये 5-7 सीटों के बीच फैसला हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन की सीटें भी बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। और महिलाओं के कारण जहां बीजेपी का नुकसान है वहां जेडीयू का गेन है। तो ये लगभग आसपास पहुंच रहे हैं और 5-1 सीटों के फर्क से ही जो है फैसला हो जाएगा। और ये 5 सीटें जो हैं वो मुझे लगता है कि ये कम से कम ये 5 सीटें या इसके आसपास की सीटें वो होंगी जनसुराज के पास। महिमा, आप क्या देख रही हैं? हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, प्रशांत किशोर को अगर देखा जाए तो 5 से 7 सीटें बहुत ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पहले उनका ऑरा बना था, लेकिन बाद में उस हिसाब से नहीं वो कर पाए थे। 2 से 3 सीटें मुश्किल से शायद जनसुराज की आ जाए, लेकिन वोट बहुत भारी संख्या में बीजेपी के कटेंगे और बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकेगी, ये ज्यादातर दिखाई दे रहा है। अच्छा भरत जी, फाइनल बताइए आपका एग्जिट पोल क्या है, और उसके बाद फिर विदा लेते हैं। म्यूट है आपका जी प्रज्ञा जी, देखिए मेरे आंकड़े सरोज सर के साथ लगभग मेल खाते हैं। मेरे हिसाब से भी नीतीश कुमार बढ़ेंगे, डाउट कोई नहीं है कि नीतीश कुमार के बढ़ने पर नीतीश कुमार बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से पिछली बार से 10 सीट तो ऐसे ही घटती हुई नजर आती है, 10 सीट नॉर्मली घटती हुई नजर आती है, और लगभग 6 से 8 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी को अगर एग्जैक्ट नंबर में कहूँ तो 53 के आसपास, 53, 52, 53, 54 के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ। और नीतीश कुमार को
43 सीटों से ऊपर जाते हुए 50+ में और 60 के बीच में मैं कहूँ नीतीश कुमार की पार्टी को देख रहा हूँ। और तेजस्वी यादव या तो वहीं पर रहेंगे या तेजस्वी यादव उससे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के गठबंधन में चीजें चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से गठबंधन में सीटें आने की उम्मीद ज्यादा है। तेजस्वी यादव 80 के आसपास में देखता हूँ, 74 73 74 तो थी ही, उसके 80 के आसपास तेजस्वी यादव की सीटें और प्लस क्योंकि उनके उनके साथ में वीआईपी जुड़ी है, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत में मैं थोड़ा इजाफा देखता हूं, और प्लस सीटें भी वीआईपी की आती हुई देख रहा हूं। कि गठबंधन में पिछली बार से इस बार फर्क कितना है कि इस बार इस वर्ग का जो वोट है वो प्लस हुआ है। दूसरा ये कि तेजस्वी यादव की टिकट बांटने की जो रणनीति रही है, इससे पहले हम सब लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, उससे भी फायदा मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और लेफ्ट का प्रदर्शन पिछली बार भी ठीक रहा था, और लेफ्ट के प्रदर्शन में इस बार भी कोई खामी मुझे नजर नहीं आती है। तो उस हिसाब से जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े क्योंकि 12 सीटों के साथ तेजस्वी सरकार बनाने से रह गए थे, तो तेजस्वी अगर खुद 80 के आसपास पहुंचते हैं और 5 6 7 सीटें अगर यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं वीआईपी की, और लेफ्ट कांग्रेस में कुछ इजाफा होता है, अगर सुधार होता है, तो इस हिसाब से महागठबंधन की सरकार, लेकिन महागठबंधन की सरकार में भी इतना होते हुए नहीं देख रहा हूं कि 40 45 50 के आसपास चली जाए। खींच कर सरकार बनाने के आसपास जा सकते हैं ये 28 के 128 126 27 28 30 के आसपास जी, मुझे जैसा दिखाई देता है। चलिए केपी मलिक सर, जल्दी से आप अपना अनुमान बताइए, फिर चलते हैं। देखिए, बाकी चीजें तो सरोज जी ने और भरत जी ने जो बताई है मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की कुछ सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का ग्राउंड पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, उससे मुझे जो सरोज जी ने बताई है उसमें 10 सीटें जोड़ दीजिए, और इसमें जो मुझे सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 50 से नीचे रहेंगी किसी भी कीमत पे। भारतीय जनता पार्टी 50 से ऊपर नहीं जा रही है। और जैसे भरत जी ने कहा कि 50 से नीचे ये रहेंगे, जेडीयू रहेगी, जेडीयू की सीटें भी बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुझे इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। आप इसको माने कि ना माने, क्योंकि जितना पीके से सपोर्ट मिलने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी, पीके ने उल्टी वोट कटौती ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ही की है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है। सेटिंग गेटिंग करके वो कुछ सीटें बढ़ा ले, वो बात अलग है, लेकिन मुझे नॉर्मली उसकी सीटें कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको तेजस्वी यादव के आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे, इस पे आप ध्यान रखिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सर, शैलिश सर, भरत जी, महिमा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, जनादेश तो 14 तारीख को आएगा, और 14 तारीख को हम एक साथ बैठेंगे और लोकतंत्र के इस बहुत बड़े उत्सव को साथ में मनाएंगे, और देखेंगे कि बिहार की जनता ने क्या सोचा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। दिन भर साथ में रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में बताते रहा करिए, ताकि हम समझ पाए कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।